आइए डियर देखिए, जो क्वेश्चन है 1 बाई 1 करके देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मेट्रो ट्रेन का आरंभ पहली बार कब किया गया, तो 1984 में कोलकाता एक शहर है भारत की, कोलकाता। तो भारत में मेट्रो ट्रेन का पहली बार संचालन का काम कब हुआ था? 1984। अब डियर क्या है, अगर आपको पूछे कि पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन कब और कहां हुआ, प्रेमचंद ने जवाब दिया 1925, ये सही जवाब देते हैं। और किन दो स्टेशनों के बीच संचालन किया गया था? तो मुंबई से कुर्ला, कुर्ला पड़ता है मुंबईया में पड़ता है। मुंबई का मेन स्टेशन से एक स्टेशन आप लोग सुने होंगे कुर्ला, इन दोनों स्टेशनों के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन हुआ। अगर कोई पूछे कि मोहम्मदाबाद में इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन कब से शुरू हुआ, डियर, तो इसी साल शुरू हुआ है 2022। देखिए डीजल से और इलेक्ट्रिक ट्रेन से ये फायदा ये है कि जो इलेक्ट्रिक है डियर, वो जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, वो आराम से जनरेट होती रहती है, उसका कोई सीमित भंडार नहीं है। हम आपका अभी न्यूक्लियर एनर्जी से, आपका परमाणु भट्टी से बिजली पैदा कर रहे हैं, कभी हम इसको जो बिजली जो है वो बांध परियोजना बनाकर पैदा कर लेंगे, तो बिजली हम जब चाहेंगे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका डीजल है या पेट्रोलियम है या कोयला है, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ये जितना जमीन के अंदर है बस वही आपके पास भंडार है, उसको चाहे आप 10-20 साल में खर्च कर लीजिए, चाहे 50 साल, और जमीन के अंदर से ज्यों खत्म होगा डीजल पेट्रोल, आपकी सारी गाड़ियां क्या हो जाएंगी? खड़ी। लेकिन वो तो वैज्ञानिक नई नई ऊर्जाओं का एक नया नया इन्वेंशन करते जा रहे हैं। अब आपका तमाम कार्य जो है वह ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, और दुनिया में आपका नंबर 1 अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती, आप बताइए रिम्पी, दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कंपनी कार निर्माता कौन है आपका पूरे विश्व की? टेस्ला। टेस्ला कंपनी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और डियर एलन मस्क, बहुत अच्छा डियर याद किए आप, जानते हैं एलन मस्क को। और एक मित्रों 2011 एक सेशन याद रखिएगा, डबल डेकर ट्रेन का संचालन। डबल डेकर मतलब होता है 2 तल्ला ट्रेन, मतलब एक सीट नीचे रहती है। कभी कभी बस देखे होंगे आप लोग, तो डबल स्टोरी की बस होती है मुंबई में, कोलकाता में डबल डेकर, मतलब निचवा भी एक लेयर, एक तल्ला नीचे भी होता है सीटें, और फिर वहीं से एक सीढ़ी बनी होती है, 2 तल्ला पर ऊपर होता है। तो ऐसी ट्रेन मित्रों भारत में पहली बार संचालित की गई थी कोलकाता से धनबाद के बीच में। कोलकाता से धनबाद के बीच में एक पहली बार आपका डबल डेकर ट्रेन का संचालन हुआ था। ये ट्रेनें आपका 2 तल्ला होती हैं, सीटें थोड़ा बढ़ जाती हैं, लेकिन उतना आपका एडवांटेज नहीं दे पाती हैं, इसलिए आपका इस पर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं। हाँ, डबल डेकर ट्रेन आपका माल की ढुलाई में बहुत ज्यादा लाभप्रद होती है, तो वो सब हाइट मेंटेन किया जाता है, उतनी ही हाइट होती है, हाइट को ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, वो सब सेटिंग होती है। आगे एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे लॉन्गेस्ट आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी नहीं, विवेक एक्सप्रेस, यानी सबसे लंबी दूरी। मैं पूछ रहा हूं प्रेमचंद कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। मित्रों ये चलती है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ पता है कहां पड़ता
पड़ता है? असम में पड़ता है। असम के सबसे आखिरी हिस्से पर पड़ता है डिब्रूगढ़। तो कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी आपका मित्रों पड़ता है तमिलनाडु। तो एकदम आपका नीचे से, इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था हिमसागर एक्सप्रेस का, जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी को जाती थी, लेकिन अब वो रिकॉर्ड चेंज होकर के कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक, ये विवेकानंद के नाम पर जिस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, एक बार सुना होगा, तो उन्होंने इस ट्रेन का संचालन के लिए प्रपोजल बनाया था मित्रों। तो आप याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, फ्रॉम कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़ या डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। क्योंकि आपको पता है ट्रेनें, आपका कोई भी ट्रेन जो होती है ना, जैसे गोदान या लोकमान्य टर्मिनल जो गोदान एक्सप्रेस है, तो दो गो गोदान होती है, एक वो वहां से चल देती है, एक वो यहाँ से चलती है। साबरमती ट्रेन तो दो गो होगा, एक वो इधर से जा रही है तब तक, एक वो उधर से आती, तो एक वो अप बोला जाता है, एक वो डाउन बोला जाता है। तो हमेशा अप डाउन बना रहता है। जैसे लिच्छवी है तो आपका दो ट्रेनें हैं, जैसे आपका है वो ट्रेन क्या बोलते हैं, उत्सर्ग है, तो वो एक वो आपका इधर से जाएगी, तो आपका शाम को दूसरी वाली उधर से आ जाएगी। एक अप एक डाउन, ज़्यादातर ट्रेनें ऐसी होती, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि अपनी होल जर्नी वह पूरे एक ही दिन में डन हो जाती है। सुबह आई गाड़ी, अब पैसेंजर जो बलिया से शाहगंज है, तो क्या होता है, सवेरे जाती है और शाम को फिर उधर से लेके आ जाती है। तो इसमें अप एंड डाउन नहीं बनता, उन्हीं को एक ही ट्रेन को अप डाउन कर देते हैं रेल। हाँ कितना बताए हैं? हाँ 4000 ट्रेन चल रही में, इसको पता लगा 4286 किलोमीटर मित्रों। सोचिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी है। और कहीं न कहीं मित्रों पूर्वोत्तर राज्यों को हमें जोड़ना, विकास की मुख्य धारा में लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं सेवन सिस्टर्स, और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें एक सिक्किम भी आता है पूर्वोत्तर राज्यों में, लेकिन सिक्किम आपका सेवन सिस्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता। और पूर्वोत्तर राज्य का मैप आप देखते देखते ना सब याद हो जाए। असम राज्य किस राज्य को गोद में लेके बैठा है? मेघालय। और डियर अगर आपको पूछ दे बांग्लादेश से किन किन भारतीय राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती, और सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश की, मगर आप सोचते होंगे चीन का सोचते होंगे, गलत। लोग सोचते हैं क्यों चीन का? क्योंकि सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा आपका वहां तक, ऐसा नहीं आपका। जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे तो उत्तराखंड तक ही आता है, उत्तराखंड के बाद फिर आपका नेपाल वाला हिस्सा तो है या नहीं चाइना के साथ, नेपाल वाला हिस्सा तो भारत का चाइना के साथ है या नहीं, आपका भारत का नेपाल के साथ है। फिर थोड़ा सा सिक्किम में आता है, उसके बाद फिर भूटान शुरू हो जाता है, तब लास्ट में एक अरुणाचल प्रदेश है। तो चाइना के साथ हमारी सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, एक लास्ट में क्या है लद्दाख। लद्दाख हालांकि वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर भी क्या है यूनियन टेरिटरी। एक बात जरूर आप लोग याद रखिएगा कि डियर दोनों जो राज्य हैं उसमें जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या होगा, लेकिन आपका लद्दाख में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होगा, वहां पर सिर्फ लोकसभा चुनाव होगा। जबकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली भी तो आपका यूनियन टेरिटरी है, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, चुनाव होता है, तो दिल्ली जैसी प्रणाली लागू है। लेकिन वहां पर जो मेन जिसके पास ज्यादा पावर रहेगा, पुलिस प्रशासन रहेगा, काम करेगा, वह चूंकि केंद्र शासित है, तो वहां का जो शासन प्रणाली है ना,
जो पुलिस प्रशासन होता है वो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। तो इसलिए वहाँ जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कोई भी होगा, लेकिन वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा किसके? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये होता है पावर आपका। और वहाँ पर जो मेन पावर होता है वह उपराज्यपाल को होता है। तो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में जो मेन आपका पावर दिया जाता है वो आपका उपराज्यपाल को दिया जाता है। वहां पर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कौन है? वैभव गुप्ता बताइए। हाँ शाबाश, याद तो किए हैं आप। मनोज सिन्हा, ये गाजीपुर के हैं डियर, और पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। आगे देखिए डियर, अब आगे हम बात करेंगे। अगर आपको डियर अब जो भारत सरकार है वह रेलवे की बात अगर हम करें तो भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? 18 जोन। भारत में रेलवे के कुल जोनों की संख्या कितनी है? 18। और डिवीजन कितने हैं? भारत में कुल डिवीजन है 73। एक जोन जो है ना वह फिक्स डिवीजन नहीं रखता, वो आपका कम बेसी करके कोई जोन बड़ा होता है, किसी जोन में ज्यादा स्टेशन आते हैं, किसी जोन में छोटा होता है। तो ऐसे आपका बहुत सारे आपका अलग अलग जोन बने होते हैं डियर। तो आप खूब पढ़िएगा, ये डिवीजन नहीं पूछता लेकिन जोन पूछ देता है कि फला जोन का मुख्यालय कौन है, ऐसे पूछता है। आप बताइएगा, जोन को हम बाद में याद कराएंगे। और डियर अगर आपको ये पूछे कि भारत सरकार कितने आपका इसमें बंदरगाह जो है या कितने पोर्ट को सर्वाइव कर रही, तो भारत सरकार कितने बंदरगाह, देखिए बंदरगाह जो है ना मित्रों, जो बंदरगाह हैं वो आपका देखिए जो जल परिवहन है, जल परिवहन वो दो तरीके से संचालित होता है। एक तो कैसे हो सकता है? समुद्र के द्वारा, और एक आपका नदी के द्वारा। समुद्र के द्वारा और नदी के द्वारा। लेकिन ये नदियों में आपका ये होता है कि भारत नदी का द्वारा जो परिवहन होता है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जल परिवहन का दुनिया में बहुत सारे देश, यूरोप में देखेंगे ना मित्रों, एक यूरोप में नदी है जिसको कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं, राइन नदी आपका। वाह क्या नदी है आपका राइन नदी। इतना साफ नदी है मित्रों कि वहां पर अगर सिक्का आप फेंक देंगे ना तो आपको पेदी में झलकेगा। लेकिन हमारे यहाँ नदियों में अगर कोई स्कॉर्पियो उड़ेल दीजिए वो दिखेगी ही नहीं। अब पानी इतना गंदा हो जाता है डियर, इतना ये है। अब क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी काम, सफाई का जो भी अभियान चला रही सरकार, वो सिर्फ व्यक्ति विशेष से नहीं होगा, वो जन जन के अंदर आपका एक जागरूकता पैदा हो कि हम अपने देश को एकदम स्वच्छ रखेंगे, अपनी नदियों को हम साफ रखेंगे। तो हर कोई देश का जो 130 करोड़ आबादी है अगर स्वच्छता पर सब काम करें। अब प्रेमचंद एक बार बता रहे थे कि हम लोग यहाँ गाँव में जो चक्रोट छांटते हैं लोग, घास होस, वो सब चक्रोटा पर रख देते हैं। बताइए आपका डियर, इस तरह से तो भारत स्वच्छ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हर किसी को चाहिए, इन्हीं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मित्रों आप सभी लोगों से कि कम से कम खेत में से कोई भी घास या कुछ भी निकालते हैं तो खेत अपने खेत के कॉर्नर पर आप उसको स्टोर कर दें, वो थोड़े दिनों में सड़ जाएगा और खाद बन जाएगा। लेकिन उसको लोग क्या करते हैं, निकाल करके रास्ते में फेंक देते हैं, देखा हुआ गाँव में। तो इस तरह से आपका कम से कम मैं ये अपनी मुहिम चलाता रहूँगा, इस तरह के संदेश देता रहूँगा कि कम से कम आप लोग कभी आपका ऐसा काम ना करें। आप लोग गांव में आपका जो द्वार घर जाते होंगे तो आप लोग रास्ते में नहीं फेंकते होंगे, कभी मत रास्ते मत फेंकिएगा। रास्ते को अपने घर के सामने जो रास्ता होगा उसको बल्कि आप लोग ही थोड़ा साफ सफाई कर दीजिएगा। उससे आपका ऐसा नहीं होगा कि आप एक स्वच्छता का काम करना कितना अच्छा काम है, है कि नहीं डियर? तो आप लोग ऐसा करिए मित्रों। जो भारत में जो समुद्र के द्वारा जो लीडिंग होती है जल परिवहन का,
उसमें 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह। बंदरगाह, बंदरगाह को आप कहते हैं सी पोर्ट। क्या कहते हैं? सी पोर्ट, सी पोर्ट, सी पोर्ट, बंदरगाह। और करीब करीब आपका 250 आपका 250 जो है ये छोटे बंदरगाह हैं। कैसे हैं डियर? छोटे बंदरगाह हैं। एक बात सुनिएगा मित्रों, जो बड़े बंदरगाह हैं वह केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। जो बड़े बंदरगाह हैं इसको कौन चलाता है? केंद्र सरकार। जो भी पैसा होगा ना कमाएगा सब केंद्र सरकार ले लेती। तो बड़े बंदरगाह जो है उसकी जितनी कमाई होगी वह केंद्र सरकार के पास चला जाता है। और छोटे बंदरगाह की कमाई कौन लेता है? राज्य सरकार। क्या डियर? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अब डियर बड़े बंदरगाह कितना है? 13 है। तो कर लिया जाए 13 आपका डियर। मैप के माध्यम से करेंगे डियर। मैप के माध्यम से अगर जो भी कुछ करेंगे ना वह सब आपको क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, याद हो जाएगा। हाँ डियर सही बता रहे हैं। तो चलिए जरा बताइए, तो यहाँ जो एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम आपका, हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला पोर्ट का नया नाम है मित्रों। जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बंदरगाह बहुत ही व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि गुजरात आपका उद्योग में बहुत आगे, इंडस्ट्रीज में बहुत आगे, बहुत ज्यादा माल बनता है गुजरात में। और उसको आपका कांडला बंदरगाह से दुनिया के अन्य देशों को क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो एक बात जानिए, कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका बंदरगाह। और मित्रों हमारे यहाँ वाराणसी के पास एक स्टेशन है, तो उसका नाम है आपका मुगल सराय। पहले था मुगल सराय, तो वहां आपका मुगल सराय का जब नाम चेंज हुआ तो अब नाम उसका क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका रेलवे स्टेशन, हमारे मुगल सराय का नया नाम। बहुत अच्छा डियर आपका। अभी वाराणसी में एक नया स्टेशन बना है, आप लोग जाइएगा, जरूर देखिएगा। अगर कोई बनारस जाता है तो बनारस का जो मड़ुआडीह स्टेशन था उसका नया नाम क्या बन गया? बनारस सिटी, बनारस, वाराणसी नहीं, बनारस। आप जाइए एक बार, देखिए, वहाँ अपना फोटो खींचिए। बहुत सुंदर स्टेशन बना। मैं तो देखा तो एकदम दिल खुश हो गया। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, मैं सोचा कोटा जा रहा था, मैं कहा यहाँ से छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। ट्रेन आ गई तब तक आप मात्र 20 मिनट वहाँ खड़ा ही हो पाया, एकदम देख ही नहीं पाया उसको बढ़िया से। अब एक दिन किसी दिन चलता हूँ फुर्सत में तो वाराणसी देखो। मित्रों कांडला बंदरगाह आप याद रखेंगे, कहाँ पर है? गुजरात। किस खाड़ी में है? कच्छ की खाड़ी में। किस खाड़ी में है? कच्छ की खाड़ी में। अगला बंदरगाह की बात करेंगे, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है? मुंबई का। ये मुंबई का याद रखेंगे, पेन मार्कर नहीं चल रहा है डियर। ये आपका डियर मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का। इसके लोड को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया, उसी के बगलिया में, नहावा सेवा डियर। यहाँ बगल में, थोड़ा सा बगल में बनाया गया। मुंबई का जो मेन बंदरगाह है उसके लोड को कम करने के लिए नया बंदरगाह बनाया गया, नहावा सेवा। आधा नौ और परा का मतलब वाह, नहावा सेवा। याद रखेंगे आप बताइए, मुर्मुगांव बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह मित्रों कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। 3 बंदरगाह हो गया। अब इसके बाद जो है डियर एक मंगलौर वाला, हालांकि इसके ऊपर इसके नीचे आपको एक मिलेगा मंगलौर का बंदरगाह। तो बेंगलौर से रिलेट करता हुआ नाम है कौन? मंगलौर। कौन? मंगलौर। तो मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। याद रहेगा मंगलौर, मंगलौर को बेंगलौर से रिलेट करके कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद और जानते हैं इससे मंगलौर बंदरगाह से किसका निर्यात किया जाता? अयस्क का, लौ अयस्क का निर्यात किया जाता है। किसका?
लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जैसे हेमेटाइट है, ये आपका किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट, लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। इसके बाद याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह, इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। इसको रानी, अरब सागर की रानी। अरे भाई अरब सागर की रानी तो इधर ना होगा, इधर तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो डियर और आप याद रखिएगा तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में सबसे कम गहरा है, सबसे कम गहरा है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन डियर आपका थोड़ा देख लीजिएगा कहां पर है तूतीकोरिन, कोई देखा तूतीकोरिन डियर? हाँ इसी के पास ही है तूतीकोरिन, सबसे छिछला, सबसे कम गहरा डियर, सबसे कम गहरा है तूतीकोरिन। सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ का है? चेन्नई का। सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ का है? चेन्नई का। और चेन्नई के बाद मित्रों है निगम पर आधारित बंदरगाह। निगम मतलब प्राइवेट, वह किसी व्यक्ति विशेष का, वो कोई व्यक्ति अपना खरीदा होगा उसी का। निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है? एन्योर, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपको पूछता है तो विशाखापट्टनम का बताइएगा। कौन सा? विशाखापट्टनम पड़ता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और एक उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में किसके निर्यात के लिए फेमस है? चावल का वहां पर निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से? पारादीप बंदरगाह से। कहां पर है? उड़ीसा में। और एक आपका नदी आधारित बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। हल्दिया नदी आधारित बंदरगाह है। भारत में एकमात्र नदी आधारित बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर। हुगली नदी शाखा किसकी है? गंगा की। किसकी शाखा है? गंगा की। गंगा फरक्का के पास दो शाखाओं में बढ़ती, एक मेन जो शाखा जाती है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते, दूसरी शाखा जो आपका नीचे कट के आती है उसी का नाम क्या है? हुगली। थैंक्स, जय हिंद।